हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वनडे एग्जाम स्टडी में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हिमानी से निर्मित आकृतियां, जो कि हमने आपको 2 दिन पहले पढ़ाया था। कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि जो हमारे रिलेशन में एक लोगों की डेथ हो गई थी, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी और इसी वजह से आज इस क्लास को कंटिन्यू करना पड़ रहा है। तो कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं, हम भी क्लास ओपन कर लेते हैं। सुनीता, दीपिका बघेल, गुड इवनिंग। मीना गुप्ता, प्रणाम। कोमल साहू, शालिनी, कोई बात नहीं शालिनी, और भी चलिए। तो आवाज, ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर आ रही होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज का सेशन। आज हम बात करने वाले हैं हिमानी से निर्मित आकृतियां। साथियों, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि हिमानी से कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं। एक बार सभी लोग, ज्योति, माँ पांडे, भावना, शिवाजी, मोनिका राव, कवि मौर्य, पूर्वी, भाई फरुखाबाद वाले कहाँ हैं, आस्था यादवीन जी। चलिए तो शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। तो साथियों, हमने आपसे कहा हिमानी से निर्मित आकृतियां। हमने इससे पहले वाले पार्ट में आपको हिमानी से बनने वाली आकृतियों के विषय में हिमानी से बनने वाली आकृतियों के विषय में पढ़ाया था और आज इसी के विषय में लिपिबद्ध कराएंगे। तो अच्छा पूर्वी, तुम भी फरुखाबाद से हो? चलिए, अब देखिएगा इससे कौन कौन सी आकृतियां बनती है, तो जल्दी से एकदम छाप दो। सबसे पहले साथियों क्या बनते हैं? हिमनद बनते हैं। क्या बनते हैं? हिमनद बनते हैं। सबसे पहले क्या बनते हैं? हिमनद बनते हैं। दूसरा, यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी। तीसरी अगर हम बात करें, सार्क। क्या बनते हैं? सार्क। चौथे, हिमगर्त, हिमसागर। क्या कहते हैं? सार्क, हिमगर्त, हिमसागर। इसके अलावा एरिड। क्या बनते हैं? एरिड बनते हैं। क्लियर? देखिएगा, जिनमें यू आकार की घाटी, तो बहुत बार आपने इसको प्रश्न भी किया होगा, यू आकार की घाटी। ठीक है, यू आकार की घाटी। इसके अलावा गिरी श्रृंग, गिरी श्रृंग। इसके अलावा नुनाटक, नुनाटक। रास मुटाने, रास मुटाने। क्या? रास मुटाने। ठीक है, रास मुटाने के बाद क्या आता है? यहां पर हिमोड़, हिमोड़, एस्कर, केम और ड्रमलिन। ये नाम ही बहुत खतरनाक है, नाम ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। जल वाले तो आपको याद हो गए होंगे ना। रास मुटाने, ध्यान से देखना, अभी हम लिखाने जा रहे हैं। इससे पहले कुछ आपको बता दें, रास मुटाने का मतलब क्या होता है? भेड़ की पीठ जैसी मुलायम चट्टाने जो होती हैं या हिमानी से आकृतियां होती हैं, उनको रास मुटाने कहते हैं। नुनाटक, नुनाटक, नुनाटक क्या होती है कि चारों ओर बर्फ से ढका हुआ कोई टीला होता है। चारों ओर बर्फ से ढका, चारों ओर बर्फ से पहले भूमि का जो टीला नुमा भाग होता है उसको नुनाटक कहते हैं।
ठीक है। गिरिशृंग, हिमानी चारों ओर हिम से ढके होने के बाद पर्वत का जो ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है ना, पर्वत की चोटी नुमा जो ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है उसको गिरिशृंग कहते हैं। एरिड की बात करें तो दोनों तरफ सार्क के विकसित हो जाने पर जो बीच का भाग होता है वो एरिड कहलाता है, बीच का भाग एरिड कहलाता है। हिमगर्त, हिमसागर या सार्क, सार्क क्या है? तो हिमनद के ऊपरी हिस्से पर, हिमनद के ऊपरी हिस्से पर ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई हिमनद है तो हिमनद के ऊपरी हिस्से पर जब किसी गर्त का निर्माण हो जाता है जिसमें कि हिम भर जाने से हिम गर्त का निर्माण होता है, हिमसागर का निर्माण होता है या सार्क का निर्माण होता है। ठीक, यू आकार की घाटी, जब बी आकार की घाटी में कोई हिमनद प्रवेश करता है तो बी आकार की घाटी की जो भुजाएं हैं या उसकी जो बाहु हैं, जो भुजाएं हैं, उनको खड़ा कर देता है, ढाल वाली भुजाओं को खड़ी ढाल वाली भुजाएं बना देता है और वह बर्फ से ढकी होती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? यू आकार की घाटी कहते हैं। अगर हम बात करें हिमनद क्या है, अगर हम बात करें हिमनद क्या है तो बर्फ की मोटी मोटी चादरें जब गुरुत्वाकर्षण और भार के कारण ढाल वाले हिस्से की तरफ बहने लगती हैं, ढाल वाले हिस्से की तरफ रपकने लगती हैं, बहने लगती हैं, चलने लगती हैं, खिसकने लगती हैं, तो उनको हिमनद कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिमनद कहते हैं। क्लियर? अभी हम लिखाएंगे भी और समझाएंगे भी कोमल, फिर आप बताना जब लास्ट में अगर नया समझ में आए तो फिर पूछना, ठीक है? चलिए, लटकती घाटी बिल्कुल सही, एक देखो पॉइंट पढ़ कर लिया, लटकती घाटी बिल्कुल सही, लटकती घाटी। ठीक है, जब मुख्य घाटी के पास वाली घाटी ऊंची होती है तो मुख्य घाटी के ऊपर जो सहायक घाटी है वो लटकती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या कहते हैं? लटकती घाटी कहते हैं, लटकती घाटी कहते हैं। चलिए लिखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले लिखिएगा हिमनद। हिमनद किसे कहते हैं? हिमनद, सभी लोग लिखे। हिमनद कहते हैं ग्लेशियर को। हिमनद किसे कहते हैं? ग्लेशियर को। अब देखिएगा, जैसे हमने हिमनद देखा, हिम किसे कहते हैं? बर्फ। और नद किसे कहते हैं? नद कहते हैं नदी। नद किसे कहते हैं? नदी। नदी क्या होती है? प्रवाहमान होती है। प्रवाहमान समझते हो? यानी बहती है। नदी हमेशा कैसी होती है? प्रवाहमान होती है, बहती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हिमनद कहते हैं। यानी जो इसमें हिम होगा, जो बर्फ होगा वो बहेगा, बर्फ क्या होगी? बहेगी, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? हिमनद कहते हैं। देखिएगा, अब जो हिमनद की बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिए, हिम से निर्मित चादरें, हिम से निर्मित चादरें जब गुरुत्वाकर्षण और भार के कारण एवं अधिक भार के कारण ढाल वाले क्षेत्र की ओर खिसकने लगती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? हिमनद कहते हैं। अब बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए आप बर्फ के ऊपर बर्फ गिरी होगी, बर्फ के ऊपर बर्फ गिरी होगी, बर्फ के ऊपर बर्फ गिरी होगी, अब बर्फ आपस में चिपक गई, जिस कारण बर्फ की मोटी मोटी चादरें बन गई। अब जब भार ज्यादा हो जाएगा, आप कभी देखिए, जब भार ज्यादा हो गया तो बर्फ क्या होगी? बर्फ पिघलेगी, और जिधर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा या जिधर ढाल ज्यादा होगा उधर से धीरे धीरे करके रपकने लगती है, चलने लगती है।
तो वही कहा, हिम से निर्मित चादरें जब गुरुत्वाकर्षण में अधिक भार के कारण ढाल वाले क्षेत्र की ओर खिसकने लगती हैं तो उसी को हिमनद कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिमनद कहते हैं, हिमनद कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत के उत्तरी भाग में, भारत के उत्तरी भाग में सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर बियाफो, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर बियाफो, अब आप लोग ये मत पूछना कि हम हंस क्यों रहे, क्योंकि अगर हमने बता दिया ना तो आप लोग भी हंसने लगेंगे। चलिए, तो यहाँ पर अगला हमें क्या लिखना है? अगला हमें लिखना है यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी को करने के लिए देखिएगा, ये क्या है? हिमनद। ये क्या है? हिमनद। हिमनद जब बी आकार की घाटी में प्रवेश करता है, बी आकार की घाटी में तो इसकी ढालों को, तो इसकी ढालों को और सीधा व खड़ा कर देता है, और सीधा व सीधा खड़ा व नुकीला कर देता है। इसी से यू आकार की घाटियों का निर्माण हो जाता है। देखिएगा, मान लीजिएगा कोई इस प्रकार की घाटी है। अब जब इसमें ये हिमनद प्रवेश करेगा, अब हिमनद की विशेषता क्या है? जैसे मान लीजिएगा ये कोई नदी बह रही है, ये नदी बहने की घाटी है। अब जब इसमें कोई हिमनद प्रवेश करेगा तो इसकी ये जो भुजा है ना, ये भुजाएं कटकर इस तरह से बन जाएंगी, क्योंकि हिमनद का आकार आप देख रहे हो कैसा है? चौड़ा है ना, चौड़ा है। तो ये क्या करती है, इस जो ये वाली ढाल है ना, इस वाली ढाल को सीधा कर देती हैं और नुकीला कर देती है, इसीलिए यू बी आकार की घाटी यू आकार में बदल जाती है। चलिए, लिख लिया, यू आकार की घाटी हो गई। आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ लिखते रहना। अगला, कोमल, बी आकार की घाटियों का निर्माण कौन करता है? कमेंट करो फटाफट। आस्था, रेणु, शिवाजी, शालिनी, कोमल, आस्था, मोनिका, मुकेश, सभी लोग भाई जल्दी से बताइएगा, बी आकार की घाटी का निर्माण कौन करता है? लवली, गौतम, बिल्कुल सही, वी आकार की घाटी का निर्माण नदी करती है। बहुत अच्छे, चलिए आगे लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, सार्क। सार्क, सार्क की अगर हम बात करें तो यहां पर याद रखना, सार्क के जब भी पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है? कुछ इस तरह से एक
ये याद रखना है, ठीक है। इस तरह की आकृति याद रखना है। यहां पर जो ये है, ये वाला एरिया, इसको हम कहते हैं हिमगर्त। क्या कहते हैं? हिमगर्त। याद रखिएगा, ये जो पूरा आप देख रहे हो ना, ये क्या है? हिमानी है, ठीक है। तो याद रखना, हिमानी के अग्रभाग पे, हिमानी के अग्रभाग पर, अग्रभाग के अवतल हो जाने से किसी पहाड़ी के, अवतल हो जाने से, अवतल हो जाने से बनने वाला गर्त हिमगर्त कहलाता है। हिमगर्त कहलाता है, ठीक है। इसी को, इसी में हिम जमा होने से हिम सागर, हिम सागर बन जाता है। इसी में हिम जमा होने से हिम सागर बन जाता है। क्लियर? आप कह दो कि आज तुम्हारा नाम अच्छा लगता है, इसीलिए मैम तुम्हारा नाम ले रही हैं। चलिए, ये बात समझ में आ गई। तो सार्क क्या है? सार्क साथियों बहुत ही गहरे, देखिएगा ये दिखाई दे रहा है ना, ये घाटी का तल अवतल हो गया, यानी जो घाटी थी ये मूल घाटी नहीं थी, ये मूल घाटी कुछ इस तरह से रही होगी। देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये मूल घाटी कुछ ऐसी रही होगी। तो मूल घाटी का जो शीर्ष था, शीर्ष का भाग धस गया, अवतल हो गया, और अवतल होने से एक गड्ढा बना, उस गड्ढे में हिम जमा हो गया। तो इसी को, जो गड्ढा बना उसको हिमगर्त कहेंगे। जब उसमें बर्फ जमा हो जाएगी तो उसको हिम सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिम सागर भी कहते हैं। क्लियर? आगे आगे बात करते हैं एरीट। एरीट ध्यान दीजिएगा, किसी घाटी के दोनों सिरों पर, किसी घाटी के दोनों सिरों पर हिमगर्त के निर्माण हो जाने से, हिमगर्त बन जाने से बीच का भाग, बीच का भाग अधिक नुकीला हो जाता है। एरीट कहलाता है। एरीट कहलाता है। मान लीजिएगा एरीट कैसे बनता है कि कोई ये पहाड़ी है, कोई ये पहाड़ी है, ठीक। अब इस पहाड़ी की अगर हम बात करें तो इस पहाड़ी में ये, ठीक। अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर मान लीजिएगा कोई इस तरह से, इस तरह से ये था, लेकिन यहां पर ये एक और ड्रमलिन बन गया, ये एक जो था, एक और यहां पर क्या हो गया, एक और इस तरह से, जहां पर दो पहाड़ियां, एक देखिएगा, एक इस सिरे पर पहाड़ी है और एक इस सिरे पर हमारे पहाड़ी है, और दो गर्त भी बने। देखिएगा एक गर्त यहां पर है और एक गर्त यहां पर है। तो दोनों सिरों पर गर्त के निर्माण होने से, दोनों सिरों पर गर्त के निर्माण होने से ये भाग अधिक अधिक चिकना जाता है। ये भाग क्या होता है? अधिक चिकना हो जाता है। और इसी भाग को मेरे साथियों क्या कहते हैं? इसी को एरीट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एरीट कहते हैं।
तो किसी घाटी के दोनों सिरों पर हिमगर्त बन जाने से बीच का भाग अधिक नुकीला हो जाता है, एरीट कहलाता है। क्या कहलाता है? एरीट कहलाता है। ठीक, इस तरह से आप फिगर भी बनाते रहिएगा। अगला देखिएगा, एरीट समझ में आ गया। लास्ट में हम पूछेंगे, जो चीज समझ में नहीं आई लास्ट में आप बताइएगा कि समझ आई कि नहीं आई। अगली अगर हम बात करें, एरीट के बाद आती है लटकती घाटी। लटकती घाटी, सभी लोग कमेंट करें अंधी घाटी का संबंध किससे है। सभी लोग कमेंट करें अंधी घाटी का संबंध किससे है, जल्दी से बताइएगा। मुख्य हिमानी क्षेत्र की सहायक घाटी, हिमानी का संबंध किससे है? बिल्कुल सही, अंधी घाटी का संबंध किससे है? भूमिगत जल से। बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत एकदम गजब से पढ़ाई कर रहे हो। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं बोलती हूँ। पता क्यों? क्योंकि जब भी मैं इंग्लिश बोलती हूँ ना तो सर बहुत हंसते हैं, क्योंकि सर की इंग्लिश बहुत अच्छी है। चलिए यहाँ पर देखिए, लटकती घाटी किसे कहते हैं? मुख्य हिमानी क्षेत्र की सहायक घाटी का की ऊंचाई अधिक होने के कारण सहायक घाटी मुख्य घाटी पर लटकी हुई प्रतीत होती है। लटकी हुई प्रतीत होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं लटकती घाटी। इसको हम क्या कहते हैं? लटकती घाटी। क्या बोलते हैं? लटकती घाटी बोलते हैं। देखिएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये वाली कोई घाटी है, ठीक है, ये वाली जो घाटी है वह हमारी मुख्य घाटी है। और मुख्य घाटी किससे भरी हुई है? मुख्य घाटी मेरे साथियों देखिएगा, मुख्य घाटी यहाँ पर किससे भरी हुई है? मुख्य घाटी यहाँ पर हिमानी से भरी हुई है। मुख्य घाटी यहाँ पर किससे भरी हुई है? मुख्य घाटी यहाँ पर हिमानी से भरी हुई है। ठीक है, मुख्य घाटी यहाँ पर हिमानी से भरी हुई है। ठीक है, अब देखिएगा, मान लीजिए उससे जो सटी घाटी है, मान लीजिएगा इससे सटी कोई ये घाटी है, इससे सटी कोई ये घाटी है। ठीक, तो ये जो घाटी है, ये घाटी ऐसी लगती है कि मुख्य घाटी पर ये जो है ना, ये ऐसा लगता है कि मुख्य घाटी पर लटक रही हो, मुख्य घाटी पर लटक रही हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है लटकती घाटी। क्या कहते हैं? लटकती घाटी। क्या कहते हैं? लटकती घाटी। तो याद रखिएगा, जब सहायक, ये जो है ना, ये कौन सी है? ये सहायक घाटी है। ये क्या है? सहायक घाटी है। तो जब मुख्य घाटी से सटी हुई घाटी की ऊंचाई अधिक होती है, जब मुख्य घाटी से सटी सहायक घाटी की ऊंचाई अधिक होती है, तो सहायक घाटी मुख्य घाटी पर लटकती हुई प्रतीत होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? लटकती घाटी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? लटकती घाटी कहते हैं। कभी क्या कह रही हो? तो हमसे बात करो, हमें बताओ।
थोड़ा नीचे कर दें? चलिए भाई थोड़ा नीचे कर देते हैं। क्लियर? लिख लो। पूर्वी लिख लो, लटकती घाटी लिखा दिया है। हमने आपको बच्चा इससे पहले 4 हेडिंग समथिंग लिखा दी हैं। सबसे पहले हमने आपको लिखाया हिमनद, फिर हमने आपको लिखाया यू आकार की घाटी, ठीक है, और आई होप आप सबको समझ में भी आई होगी। फिर साथियों जो तीसरा लिखाया उसको क्या लिखाया है? हिमगर्त या सार्क, हिमगर्त या सार्क, ठीक है। फिर साथियों हमने इसके बाद आपको लिखाई है लटकती घाटी। क्या लिखाया है? लटकती घाटी। और इसके साथ साथ हमने क्या लिखाया है? एरीट। क्या लिखाया है? एरीट लिखाया है। क्लियर? एरीट लिखाया है। क्लियर? सभी ने लिख लिया होगा। तो ये पांचों चीजें आपको याद हो गई होंगी। हिमनद, यू आकार की घाटी, हिमगर्त, लटकती घाटी, एरिड। क्लियर? कोनो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आगे चलिए, दिखा दी सभी को, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इसके बाद हमें 3 चीजें इसमें सीखनी है। सबसे पहले गिरी श्रृंग। क्या देखना है? गिरी श्रृंग, गिरी श्रृंग। अच्छा, गिरी श्रृंग किसे कहते हैं? तो गिरी का मतलब होता है पर्वत। गिरी का मतलब क्या होता है? पर्वत। और श्रृंग का मतलब क्या होता है? शिखर। श्रृंग का मतलब क्या होता है? शिखर या शिखर होता है। तो यहां पर याद रखना, जब हमें किसी हिमानी क्षेत्र में, जब हिमानी क्षेत्र का, जब हिमानी क्षेत्र में किसी पहाड़ी चोटी का, किसी पहाड़ी का शिखर लंबवत रूप से दिखाई देता है, लंबवत दिखाई देता है, दिखाई देता है, गिरी श्रृंग कहलाता है। गिरी श्रृंग कहलाता है। देखिए गिरी श्रृंग क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा हम बना रहे हैं, आप लोग भी ऐसे बना लीजिएगा। देखिएगा, मान लीजिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जैसे ये कोई पर्वत है। अब इस पर्वत का हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला भाग दिखे, क्योंकि ये वाला जो भाग है वो अगर हिमानी के कारण नहीं दिखाई देता, यानी यहाँ पर क्या जमा हो गई, यहाँ पर मेरे साथियों बर्फ जमा है। यहाँ पर क्या जमा है? यहाँ पर बर्फ के जम जाने के कारण, बर्फ के जम जाने के कारण सिर्फ उसका ये वाला भाग दिखाई देता है, सिर्फ उसका ये वाला भाग दिखाई देता है। यानी ये क्या है? शिखर है। क्या है? शिखर है। तो उसको हम क्या कहते हैं? गिरी श्रृंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरी श्रृंग कहते हैं। बर्फ के जम जाने से अगर हमें उसका सिर्फ शिखर दिखाई देता है, ऊपरी भाग दिखाई देता है लंबवत रूप में, कैसे दिखाई देता है? लंबवत रूप में दिखाई देता है, तो उसको क्या कहते हैं? गिरी श्रृंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरी श्रृंग कहते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? गिरी श्रृंग बोलते हैं। ठीक है। अब अगर एक और बात कहें कि अगर आपसे पूछा जाए गिरी श्रृंग को हम और किस नाम से जानते हैं, तो गिरी श्रृंग को हार्न के नाम से जानते हैं। गिरी श्रृंग को किस नाम से जानते हैं? हार्न के नाम से जानते हैं।
अरे उसमें हमको देखना पड़ता है क्योंकि ये ऐसे लिखा होता है। अब बच्चों को जब ऊपर बढ़ाते हैं तो बच्चे देख नहीं पाते हैं, कहाँ तक का दिखता है कहाँ का नहीं दिखता है, ये प्रॉब्लम है। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा हॉर्न किसे कहते हैं, गिरीश रंग किसे कहते हैं, हॉर्न किसे कहते हैं, गिरीश रंग किसे कहते हैं, दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। तो हमने आपसे क्या कहा, हॉर्न या गिरीश रंग क्या है, जब हमें किसी पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा दिखता है, देखिएगा ये इसके क्या है, पार्श्व सिरे हैं, ये इसके क्या है, पार्श्व सिरे, यानी यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी पहाड़ी के पार्श्व सिरे पर, यानी दूसरी इसकी डेफिनेशन कभी कभी पूछ देता है जो कि तुम लोग इसको कम समझ पाते हो, पार्श्व सिरे पर कई सार्क विकसित हो जाने से, कई सार्क विकसित हो जाने से बनने वाली आकृति, हिमानी आकृति, ये क्या है, ये तो आपको सिर्फ और सिर्फ रटना है कि पार्श्व सिरे पर कई सार्क विकसित हो जाने से बनने वाली हिमानी आकृति जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, सार्क या गिरीश रंग कहते हैं। और ये आप समझ चुके होंगे, जब हिमानी क्षेत्र में किसी पहाड़ी का शिखर लंबवत दिखाई देता है, बाकी पूरा बर्फ से ढका रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गिरीश रंग या हॉर्न कहते हैं, गिरीश रंग या हॉर्न कहते हैं। क्लियर? हाँ, जब पहाड़ी का सिर्फ और सिर्फ शिखर दिखे, बाकी सब बर्फ से ढका रहे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, इसके बाद आता है रास मुटाने। क्या आता है, रास मुटाने। भेड़ पीठ सैल, इनको क्या कहते हैं, भेड़ पीठ सैल कहते हैं। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं ऐसी हिमानी आकृतियां जो भेड़ की पीठ की तरह जो बैठी, भेड़ की पीठ की तरह दिखाई देती हैं, उनको क्या कहते हैं, रास मुटाने कहते हैं। इनमें बर्फ अत्यंत मुलायम होती है, इनमें जो बर्फ होती है वो अत्यंत मुलायम होती है। बर्फ कैसी होती है, अत्यंत मुलायम होती है, इनमें बर्फ अत्यंत मुलायम होती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, रास मुटाने चला जाएगा कि रास मुटाने को क्या कहते हैं, भेड़ पीठ सैल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, भेड़ पीठ सैल कहते हैं। ऐसी हिमानी आकृतियां जो बैठी भेड़ की पीठ की तरह दिखाई देती हैं, इनको हम भेड़ पीठ सैल कहते हैं। इनमें बर्फ अत्यंत मुलायम होती है, इनमें बर्फ, इनमें जो हिमानी में जो बर्फ होती है वो अत्यंत मुलायम होती है। भेड़ पीठ सैल की ये विशेषता है, भेड़ पीठ सैल की ये विशेषता है। क्लियर? अगला, अगला आता है नुनाटक। नुनाटक, नुनाटक, चलिए अगर नुनाटक की पूछा जाए तो क्या कहेंगे, हिमाच्छादन के बीच, हिमाच्छादन के बीच ऊंचे उठे हुए
ऊंचे उठे हुए टीले, ऊंचे उठे हुए टीले नुनाटक कहलाते। हिमाच्छादन किसे कहते हैं, देखिएगा यहाँ पर, हिमाच्छादन जब बर्फबारी हुई, हिमाच्छादन यानी चारों ओर बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन उस, मान लीजिएगा जैसे यहाँ पर हमने ये बना दिया कि ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ये कैसा है, बर्फ से ढका हुआ है। और अगर इस एरिया में, ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे साथियों इस एरिया में कहीं पर कोई टीला है, टीला क्या होते हैं, कुछ उठे हुए भाग होते हैं, तो अगर कोई टीला है तो इसको हम क्या कहेंगे, नुनाटक कहते हैं। अगर लंबवत उठा हुआ है, अगर ऊपर उठा हुआ है, लंबवत है, तो वह गिरिश्रंग है। और अगर कोई टीला नुमा है तो उसको नुनाटक कहेंगे। टीलानुमा नुनाटक, लंबवत गिरिश्रंग, टीलानुमा नुनाटक, टीलानुमा नुनाटक, टीलानुमा नुनाटक, लंबवत गिरिश्रंग। क्लियर। रास मुटाने का चित्र भैया थोड़ा गड़बड़ है। रास मुटाने का चित्र कैसे बनाए बताओ। ये देखिएगा, मान लीजिएगा जैसे ये कोई पहाड़ी है, ये कोई पहाड़ी है, अब इस पे इस तरह से बैठी हुई, ये जो है ना, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं रास मुटाने। रास मुटाने। मीना गुप्ता जी, इनके जो चित्र है ना, ये अक्सर सारे चित्र आपको नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि ये ना तो कहीं पर उपलब्ध नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की दृष्टि से इनको एनसीईआरटी में बेस्ड किया गया है, यानी संबंधित करा गया है, लेकिन इनके सभी के पिक्चर आपको उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, कुछ पिक्चर ही उपलब्ध हो सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जब हम किसी चित्र को हाथ से ड्रा आउट करते हैं तो वो ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि उनको हम हाथ से बनाते भी हैं। पेपर आपको देने जाना है ना कि किताब को देने आना है। ठीक है, आगे चले। ये देखिए, ये पीठ ऐसी बैठी दिखाई देती है, भेड़ पीठ सैल। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब हम बात करते हैं हिमोड़। देखिएगा, अब हमारा बच्चा हिमोड़, एस्कर, केम और ड्रमलिन, 4 आकृतियां बची हैं, फटाफट लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमोड़। हिमोड़ क्या है, हिमोड़ क्या है, तो यहां पर देखिएगा, जैसे ही हमारे सामने आया हिमोड़, हिमोड़ का अंग्रेजी नाम जरूर याद रखना, हिमोड़ को कहते हैं मोरेन। सीधे पूछ देगा मोरेन क्या है, तो मोरेन को हिमोड़ कहते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि हिमोड़ कहते किसे हैं, तो हिमनद अपने साथ अवसाद लेकर चलता है। क्या लेकर चलता है, अवसाद। अवसाद मतलब मलबा यानी कचरा, ठीक है, मलबा लेकर चलता है। क्या लेकर चलता है, मलबा लेकर चलता है। ठीक है, जब
जब कोई हिमनद हिम रेखा से नीचे उतरता है, हिम रेखा से नीचे उतरता है, तो वह जल और अवसाद में बढ़ जाता है। जल धाराएं और अवसाद में बट जाता है। इसी अवसाद को मोरेन कहते हैं। इसी अवसाद को मोरेन कहते हैं। इसी अवसाद को क्या कहते हैं? मोरेन कहते हैं। क्लियर? पहला। दूसरा देखिएगा, इसी से संबंधित है एस्कर। क्या कहते हैं? एस्कर। देखिए एस्कर किसे कहते हैं? जब अवसाद, जब छूटा हुआ अवसाद लंबे संकरे, जो अवसाद छोड़ा गया, अगर वह अवसाद लंबे संकरे कटक के रूप में इकट्ठा होता है, कटक के रूप में जम जाता है, एस्कर कहलाता है। एस्कर कहलाता है। स्कैंडिनेविया क्षेत्र में अनेक एस्कर हैं। अनेक एस्कर हैं जिनके द्वारा जो रेल मार्ग, सड़क मार्ग का निर्माण करते हैं। हो गया आस्था? समझ में आ गया एस्कर क्या है? अब देखिएगा, जो आपको, अब आप कहोगे कि हिमोड़ कैसे होते हैं। अब एक बात बता, हिमोड़ का क्या कोई आकृति होगी? नदी अपने साथ कचरा कैसे लेके आती होगी, ये भी कोई बताने का है? अब देखिए, मान लीजिएगा कहीं कहीं हिमोड़ इस रूप में दिखाई देते हैं, इस रूप में इकट्ठा दिखाई देते हैं, यानी इस रूप में हिमोड़ होते हैं। यानी हिमोड़ क्या है? अवसाद है। ठीक है। अब अगर यही अवसाद, ध्यान दीजिएगा, अगर यही अवसाद लंबी लंबी इस तरह से लंबे लंबे इस तरह से इकट्ठा हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं एस्कर। क्या कहते हैं? एस्कर कहते हैं। हमने जैसे बताया, जब छूटा हुआ अवसाद लंबे सकरे कटक के रूप में जम जाता है तो एस्कर कहलाता है। स्कैंडिनेविया क्षेत्र में अनेक एस्कर हैं जो रेल मार्ग और सड़क मार्ग का निर्माण करते हैं। जो रेल मार्ग और सड़क मार्ग का निर्माण करते हैं, एस्कर कहलाते हैं। क्लियर? अगला देखिएगा। अब एस्कर के बाद दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है केम। दूसरा क्या आता है? केम। केम किसे कहते हैं? जब छूटा हुआ अवसाद
जब छूटा हुआ अवसाद टीले के रूप में जमा हो जाता है, टीले के रूप में जमा हो जाए, जब छूटा हुआ अवसाद टीले के रूप में बीच बीच में जमा हो जाता है तो क्या कहलाता है? केम कहलाता है। मान लीजिएगा जैसे ये कोई क्षेत्र था, ठीक है। अब यहाँ पर कोई हिमनद आया या कोई हिमोड़ आया और हिमोड़ के आने के बाद इस तरह से कुछ बीच बीच में टीले बन गए, इस तरह से कुछ बीच बीच में टीले बन गए, बीच बीच में टीले बन गए। तो इन टीलों को हम क्या कहते हैं? इन टीलों को कहते हैं केम। इन टीलों को क्या कहते हैं? केम कहते हैं। जब छूटा हुआ अवसाद टीले के रूप में जमा हो जाता है तो वह केम कहता है। इसका आकार, अगर पूछा जाए कि इसका आकार क्या होता है तो हमेशा याद रखना कि इसका आकार जो होता है बच्चा वो गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार होता है। गोलाकार रूप में टीले जमा होते हैं, गोलाकार रूप में टीले जमा होते हैं। इनको क्या कहते हैं? केम कहते हैं। ठीक है। अगला यहाँ पर लिखना है कि इनका जो निर्माण होता है, इनका निर्माण रेत या बजरी से होता है। किससे होता है? रेत या बजरी से होता है। इनका निर्माण रेत या बजरी से होता है। क्लियर? अब लास्ट आपका बचा है जिसको कहते हैं ड्रमलिन। ड्रमलिन का मतलब है उल्टी नाव। ड्रमलिन का मतलब क्या है? उल्टी नाव। अब देखिए वैसे नाव कैसी होती है? नाव तो वैसे अगर देखा जाए तो इस प्रकार से होती है, ठीक है। अब अगर उल्टी नाव है तो उल्टी नाव कैसे होगी? उल्टी नाव कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। अब जो आपने अंडा देखा है, अंडा इस तरह से होगी। तो बस ये आपको याद रखना है कि ड्रमलिन का मतलब क्या होता है? ड्रमलिन का मतलब होता है उल्टी नाव। ड्रमलिन का मतलब होता है उल्टी नाव। लिखते हैं ड्रमलिन। जब हिमोड़ अवसाद, जब हिमोड़ अंडाकार रूप में, अर्ध अंडाकार, अर्ध अंडाकार या हम कह सकते हैं दीर्घ वृत्त, अर्ध दीर्घ वृत्ताकार, अर्ध दीर्घ वृत्ताकार या मेरे साथियों उल्टी नाव, उल्टी नाव के रूप में जमा हो जाता है, के रूप में जमा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ड्रमलिन कहते हैं। ड्रमलिन का मतलब क्या होता है? उल्टी नाव, उल्टी नाव होता है। तो याद रखना जब हिमोड़ अर्ध अंडाकार, अर्ध दीर्घवृत्ताकार, उल्टी नाव के रूप में जमा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ड्रमलिन कहते हैं। इसका निर्माण रेत, बजरी, बालू, कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर तथा गाद से होता है, तथा गाद से होता है। किससे होता है? गाद से होता है। क्लियर? देखिएगा केम पूरा नहीं हो पाया, लोग बड़ा धीरे धीरे लिखते हो। चलो पहले ये लिख लो फिर हम तुमको केम बताते हैं। अब देखिएगा, मान लीजिएगा यहां पर ये धरातल है। अब इस धरातल पर यहां पर अगर इस रूप में ऐसे, अगर इस रूप में कोई चट्टानें बनती हैं, इस रूप में अवसाद जमा होता है। अवसाद क्यों? क्योंकि ये अगर देखा जाए तो ये क्या है? अंडा है, अंडाकार है ना। इसी को हम दीर्घ वृत्ताकार बोलते हैं। वृत्त ये होता है,
वृत्त आपका ये है और ये क्या है, दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये अगर देखा जाए तो अर्धवृत्ताकार। देखिएगा, अगर ये देखो तो ये क्या है, नाव जैसी है, देखिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, नाव जैसी है। इसी रूप में अवसाद जमा होता है, हम कह सकते हैं उल्टी नाव के रूप में जमा होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रमलिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रमलिन बोलते हैं। क्लियर, सभी ने लिख लिया होगा ड्रमलिन, सभी का ड्रमलिन हो गया। पूर्वी कहती है अभी केम पूरा नहीं लिख पाया, कोई बात नहीं, चला यहां पर आ जाओ, केम पूरा लिख लो, फटाफट लिखिएगा, केम को पूरा लिख लो। बिल्कुल शालिनी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की हम जरूर प्रैक्टिस कराएंगे, तुम परेशान मत होइएगा। तो आज की क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला, सॉरी, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक था, उस टॉपिक, वो टॉपिक बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, बहुत ही टफ टॉपिक था जो हमने आज आपको कराया। ठीक है, ये जो आपका सिलेबस चल रहा है ये बहुत ही ज्यादा टफ है, और हम कह सकते हैं इससे 100% टेट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बस ये बताइएगा। धन्यवाद। नो इंटरनेट कनेक्टिविटी। जी, इसमें एग्जिट आ रहा है, एग्जिट, इसमें एग्जिट आ रहा है। इसमें काम लगता है।